बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरे मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसन कि रौरे मन जानीला कि हर हफ्ता हम रौरे मन ले नवा और बेस जानकारी लेके आवीला। आज भी हम रौरे मन ले नवा और बेस जानकारी लेके आई। मकील किसान भाई बहन मन जानकारी लेवे के आगे चलू हमरे देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित हो रहे हैं देश के किसान। दलहनी और तेलहनी फसलें भूमि को बनाती है उपजाऊ। निकाई गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है डच हो। यूं तो देश के किसान भाइयों के लिए खेती बाड़ी से संबंधित बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं और किसान उससे लाभान्वित भी होते हैं। ऐसे ही एक योजना की शुरुआत कृषकों के लिए की गई जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की न्यूनतम आय दी जा रही है। ये राशि 2-2 हजार रुपए करके 3 किश्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा होंगे। राज्य के किसान इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। हमारे राज्य में बहुत सारे किसान भाई एकल फसल यानी वर्ष में केवल एक फसल धान की ही लेते हैं और बाद के पूरे वर्ष खेत खाली छोड़ देते हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा करने से भूमि की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए धान कटने के बाद रबी में दलहनी और तेलहनी फसलें खेत में अवश्य लगानी चाहिए। इससे खेत की मिट्टी में कई प्रकार के पोषक तत्वों का विकास होता है और लगाई गई फसलों की पैदावार बेहतर होती है। सब्जियों में भिंडी हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय भिंडी लगाने के इच्छुक हैं, वे भिंडी के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। भिंडी के उन्नत प्रभेदों में मखमली, तुलसी, रोहिणी बेहतर माने जाते हैं। ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए प्रचलित हैं। बेहतर पैदावार के लिए फसल को सड़न गलन की समस्या से बचाना चाहिए। इसके लिए लत्तर को झाड़ पर या मचान बनाकर उस पर चढ़ाना चाहिए ताकि आने वाले फलों का संपर्क मिट्टी से ना रहे। साथ ही फूल आने के समय बोरॉन दवा का छिड़काव करना बेहतर होता है जिससे फलन सही तरीके से हो। निकाई गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान डच हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कृषि उपकरण से खेत में निकाई गुड़ाई करने के साथ साथ नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। ये है डच हो। निकाई गुड़ाई के काम के लिए निर्मित इस उपकरण से खेत में नाली और मेड़ भी बना सकते हैं। डच हो द्वारा एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई की जा सकती है। इस उपयोगी उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना का खतरा अभी तक टला नहीं है, इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें, संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें और टीका अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ।
तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में रौरेमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रौरेमन की जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरेमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलू अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी बहुत सुंदर है के बहुत बेस है के ये जानकारी है कि गेहूं में कीट प्रबंधन। भाई इके जानना तो बहुत ज़रूरी है। काले कि रौरेमन इतने मेहनत से गेहूं के भंडारण करीला, गेहूं के जमा करीला और उकर में अगर कीट लाग गलक, उकर में छोटा छोटा कीट लाग गलक या घून लाग गलक तो किसान भाई बहन मन के बहुत नुकसान होला। तो ये नुकसान से बचे के लिए चलू हमरे जानकारी लेवा थी और ये जानकारी जो है फीचर कर माध्यम से लेवा थी। गेहूं की फसल के लिए वैसे तो कई कीट घातक हैं, लेकिन कुछ कीट ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा
नुकसान पहुंचाते हैं। किसान इन कीटों की पहचान नहीं कर पाते हैं और जब तक पहचान पाते हैं तब तक बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि किसानों के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि वो सही समय पर कीटों की पहचान कर उसका उपचार शुरू कर दें। दर्शकों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सबों का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं जामताड़ा के कृषि विज्ञान केंद्र में और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक गोपाल कृष्णा जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि गेहूं में कीटों का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अगर गेहूँ में कीट प्रबंधन की बात करते हैं तो किस तरीके से किसान भाई कीट का प्रबंधन करे ताकि जो है कम से कम उनको नुकसान हो? तो जोहार किसान भाई, ऐसे तो देखा गया है कि गेहूं में बहुत तरह के रोगों का प्रकोप होता है, कीड़ों का प्रकोप होता है, लेकिन कुछ कीड़े, कुछ रोग ऐसे हैं जो प्रत्येक वर्ष खेत में गेहूं के फसल में दिखाई देता है। और अगर हम बात करें कीड़ों की तो उसमें से प्रमुख है लाही, जो गेहूं के लाही के नाम से भी जाना जाता है इसको। और लाही का प्रकोप सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि जिस समय में बादल लगा हो और तापमान बहुत ही कम हो गया हो, उस समय में इसका प्रकोप, कुहासा लगा हुआ हो, उस समय में इसका प्रकोप बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। तो लाही सबसे पहले तो ये जब भी भोजन करता है, जो जहाँ पे पौधा का कोमल भाग होता है उस जगह को पसंद करता है। और लाही का दोनों अवस्था हानिकारक होता है, जैसे कि शिशु अवस्था और वयस्क अवस्था दोनों ही इसका हानिकारक होता है। एक ही समय में पौधा पे दोनों अवस्था देखा जा सकता है और लगभग 15 दिनों में ही इसका जनसंख्या बढ़ते रहता है। इसीलिए ज़रूरी है कि सही समय पे इसका निदान होना चाहिए। अगर सही समय पे निदान नहीं करेंगे, जैसे कुहासा लगेगा उस समय में इसका जनसंख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा और अगर फूल निकलना शुरू हुआ, फूल पे भी इसका आक्रमण हो जाता है। अगर फूल पे आक्रमण हुआ तो फिर उसमें फली बनना बंद हो जाएगा, फली ठीक से लगेगा नहीं। इसके उपचार के लिए सबसे अच्छा है कि अगर कोई सिस्टेमिक दवा हम यूज करें, जैसे इमिडाक्लोप्रिड आधारित जो दवा होता है जो बाज़ार में लेसेंटा के नाम से मिलता है। गेहूं की फसल में जो कुछ कीट घातक होते हैं उनमें दीमक प्रमुख हैं। दीमक सफेद मटमैले रंग का बहुभक्षी कीट है जो कॉलोनी बनाकर रहते हैं। बलुई दोमट मृदा सूखे की स्थिति में दीमक के प्रकोप की संभावना ज्यादा रहती है। ये कीट जम रहे बीजों को और पौधों की जड़ों को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए जरूरी है कि खेत में कच्चे गोबर का प्रयोग ना करें। फसलों के अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। इसके अलावे नीम की खली का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ और भी कई तरीके हैं जिसे अपनाकर किसान गेहूं की फसल में लगने वाले इस कीट से अपनी फसल को बचा सकते हैं। ये कीट जम रहे पौधों को और बीजों की जड़ों को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। एक होता है कि इमिडाक्लोप्रिड होता है और एक फिप्रोनिल, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। दोनों का कॉम्बिनेशन होने से ये फ़ायदा इसमें ये रहता है कि इसमें जो और भी कीड़े लगते हैं, जैसे आर्मी वर्म कीड़ा लगता है, फिर कटवर्म कीड़ा लगता है, उस सब को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब रही बात आर्मी वर्म कीड़ा जैसे है, तो आर्मी वर्म कीड़ा जैसे आप किसान भाई देखे होंगे कि टमाटर में जो फल छेदक लगता है, फिर चना में जो फल छेदक लगता है, वही कीड़ा यहाँ भी पौधा को नुकसान पहुँचाता है, जो आर्मी वर्म के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सबसे पहले तो शुरू के अवस्था में ये पत्तियों को खाता है और उसके बाद फिर बाली जब निकलता है, बाली पे आक्रमण करता है और बाली के अंदर अपना आधा शरीर घुसाए रहता है और आधा शरीर बाहर निकाल करके उसको खाते रहता है। और इस तरह से जब वो पूरी तरह से बाली को ख़त्म कर देगा, बाली पूरी तरह से खोखला हो जाता है और लास्टली उपज में बहुत ही हानि होगा। और है कटवर्म, एक कीड़ा और भी आता है इस पर। कटवर्म कीड़ा ज़्यादातर देखा जाता है कि जो बाली जिस समय में निकलता है, बाली के निचले पोर्शन से वो बाली को काट के गिरा लेता है। शुरू के अवस्था में ये भी पत्तों पर ही भोजन करता है, जैसे बाली निकलता है बाली को काटना शुरू करता है। और कटवर्म कीड़ा का इसे देखा गया है कि बहुत तरह का जाति होता है। कुछ जात ऐसा है कि जो मिट्टी पे रह करके ही
उसके पौधा को जड़ से काट देता है। कुछ कटवर्म ऐसा होता है जो तना में भी छेदा करता है। तो अगर इस सब के मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो अगर हम लेसेंटा, जिसमें कि इमिडाक्लोप्रिड भी मिला हुआ है और फिप्रोनिल भी मिला हुआ है, अगर इस दवा का आप 1 ग्राम 5 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करते हैं तो इससे उस कीड़ा से निजात पाया जा सकता है। और ध्यान रहे कि जब भी हम स्प्रे करेंगे तो प्रति डिसमिल 2 लीटर पानी हमें यूज करना है। दीमक के बाद बात आती है माहू की। यह पंखहीन अथवा पंखयुक्त हरे रंग के चुभाने और चूसने वाले मुखांग वाले छोटे कीट होते हैं। कीट के शिशु और प्रौढ़ पत्तियों तथा बालियों से रस चूसते हैं तथा मधुस्राव भी करते हैं, जिससे काले कवक का प्रकोप हो जाता है और साथ ही प्रकाश संश्लेषण बाधित हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि गर्मी में खेत में गहरी जुताई करनी चाहिए, बीजों की समय से बुआई करनी चाहिए, खेत की निगरानी करते रहना चाहिए। 5 गंधपाश फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। ऐसे तो बहुत तरह का रोग भी लगता है, लेकिन कुछ उसमें रोग भी ऐसा है जो प्रत्येक वर्ष आपको दिखाई देगा। वो रस्ट, हमें लगता है कि आप रस्ट की बात कर रहे हैं। तो रस्ट 3 तरह का रहता है, उसमें आता है। एक तो रहता है जिसे ब्राउन रस्ट कहते हैं, और एक होता है कि स्ट्राइप रस्ट होता है जिसको येलो रस्ट भी बोलते हैं। तो दोनों में अंतर ये है कि रस्ट जैसा कि नाम है जंग, तो जिस तरह से लोहे में जंग लगता है ठीक उसी तरह के रंग का धब्बा पत्ती पर दिखाई देगा और पत्ती के ठीक ऊपरी भाग पे ये दिखाई देता है। तो उसमें ब्राउन रस्ट जो है हर एक जगह पत्ता पे जहाँ तहाँ बिखरा हुआ नज़र आता है, और स्ट्राइप रस्ट जो दिखेगा वो एक धारी में एक लाइन से दिखेगा, वो मतलब पट्टी बनाया हुआ दिखेगा। तो हम समझेंगे कि ये स्ट्राइप रस्ट है और हम तुरंत पहचान लेंगे कि जो भाई ये फंजाई आधारित बीमारी है और यहाँ पे हमें फंजीसाइड का स्प्रे करना है। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि जो बीमारी कौन सा है ये डायग्नोज करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो पता चला कि जो बहुत किसान भाई ऐसे करते हैं कि जो रहता है फंगल आधारित बीमारी और वहाँ कीटनाशक दवा का इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे उसे लाभ नहीं हो सकता है। तो किसान भाई बहन मन बताओ, ये जानकारी रौरे कैसे लागलक? अब रौरे मन तो अपन गेहूं को सुरक्षा भी करब और कीट पतंगा से उके बचाव भी। तो चलो अपन कार्यक्रम के हम और आगे बढ़ा थी दूसर जानकारी को। दूसर जानकारी है वो भी बहुत सुंदर है कि देखो रौरे मन जानी ला कि बॉयलर मुर्गी कर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिजनेस होएला, मगर बॉयलर मुर्गी कर तुलना में देसी मुर्गी कर जो फार्म होएला उकर में का फायदा है, का नुकसान है, इकर बारे में तो रौरे मन जानी ला कि देखो कि देसी मुर्गी जो है उकर मांस भी महंगा मिलेला, उकर अंडा भी महंगा मिलेला, मकिल अगर जानकारी है तो उकर वैक्सीन कर बारे में, उकर खान पान कर बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलू हमरे सीधे चला थी हमरे कर जो विशेषज्ञ हैं उनकर से जानकारी लेवा थी। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम आप पहुँचे हैं बाबा की नगरी देवघर में, कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर में। आज हम जानना चाहेंगे कि झारखंड के लिए देसी मुर्गी पालन कितना उपयोगी है। हमारे साथ डॉक्टर पूनम सोरेन जी है। आपको इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। झारखंड के लिए देसी मुर्गी पालन कितना उपयोगी है जी, इसके बारे में वहीं देखे सबसे पहले तो मैं कृषि दर्शन के मेरे सभी किसान भाइयों बंधुओं का स्वागत करना चाहूँगी। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि झारखंड प्रदेश में हमारे खास करके ग्रामीण क्षेत्र में मुक्तांगन मुर्गी पालन, जिसे कि बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं, वह काफ़ी प्रचलित है। और हमारे घर में जब पुरुष वर्ग काम के लिए बाहर निकल जाते हैं तो महिलाएं घर में रहती हैं, तो अपने आंगन में, अपने पिछवाड़े में, वहाँ पर वो लोग थोड़ा बहुत जो बगानबारी की हुई रहती है तो वहीं पर वो लोग देसी मुर्गियों का भी पालन कर सकती हैं। आजकल लोग तरह तरह के अलग वैरायटी के भी मुर्गियां पाल रहे हैं, जैसे कि कड़कनाथ हो गया, असील हो गया, सोनाली, और इसके अलावा जो ठेठ देसी मुर्गी होती है उसको भी लोग पालते हैं।
इन सबों के रख रखाव में ज़्यादा महंगे व्यवस्था की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही आम तरीके से, बहुत जो घर के जो थोड़े बहुत ही उपयोगी चीज़ हैं उन्हीं से मुर्गी पालन बहुत ही आसान तरीके से किया जाता है। इन्हें केवल इनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है, सही समय पर इसका टीकाकरण हो जाए और इन्हें जो भोजन है, जो भी इन लोगों के लिए जो फीड दिया जाता है वह फीड इन्हें उपलब्ध करा दिया जाए। शुरुआत में क्या होता है कि जैसे इनके चूज़े जो होते हैं उन चूज़ों को ले आया जाता है तो इन लोगों को गर्मी की मतलब ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो इसलिए उन लोगों को थोड़े से बंद कमरे में वहाँ पर बल्ब लटका दिए जाते हैं और बल्ब लटका करके इस तरह का व्यवस्था किया जाता है कि उन लोगों को वो गर्माहट मिल सके, जिससे कि इन लोगों का मॉर्टेलिटी जो मृत्यु दर है वो कम से कम हो। और यह 15 से 20 दिन तक इसका पूरा ख्याल रखा जाता है और उसके बाद तब जा कर के इस बीच इन्हें प्री स्टार्टर फीड दिया जाता है। जो प्री स्टार्टर फीड होता है वह मकई, जौ, जई, फिश मील और दलहनी, ये सब को मिला करके बहुत ही महीन इसका चूरा तैयार करके इन लोगों को खाने के लिए उपलब्ध किया जाता है। और जब इन अभी जाड़ा का समय चल रहा है जी, इस समय खास ख्याल क्या रखना चाहिए किसान को? देखिए, अभी जाड़े के समय में क्या है कि जाड़े के समय में ही मुर्गियों का मोर्टालिटी सबसे अधिक होता है। वो इस वजह से होता है, एक कारण तो ये है कि ठंड की वजह से उन लोगों में होता है और दूसरा उन लोगों में निमोनिया हो जाता है। और सही तरह से साफ़ सफाई न रखने से और उन्हें खुले में न छोड़ने से, अगर आप बंद कमरे में ही रखे रहोगे तो उन लोगों को ब्रोंकाइटिस होने का चांसेस होता है और उन लोगों के गले में सूजन हो जाती है और सांस में तकलीफ़ होने लगती है और ई कोलाई इन्फेक्शन होने का भी चांसेस है। तो इन सभी वजह से, ब्रोंकाइटिस होने की वजह से, सांस में तकलीफ़ होने की वजह से वो लोग उन लोग में मोर्टालिटी, मृत्यु दर बहुत अधिक हो जाती है। तो जैसे मैं आप लोग को बता रही थी कि उन्हें 15 से 20 दिन तक प्री स्टार्टर दिया जाता है और बहुत अच्छे से उन लोग का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि इसी बीच उन लोगों का मृत्यु दर सबसे अधिक होता है। इसके बाद धीरे धीरे उन लोगों को स्टार्टर फीड में लाया जाता है। स्टार्टर फीड कुछ और नहीं बल्कि वहीं उसी में थोड़ा सा प्रोटीन की मात्रा का थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस पाया जाता है, तो उसको आप लोग थोड़ा हल्का सा दर्रेदार स्वभाव में होता है तो उसको खिलाया जाता है। उसके बाद तब जाकर के जब वो महीने भर की हो जाए तो आराम से वो लोग आंगन में अपना घूम फिर सकती है, अपना पेड़ पौधों के बीच में। तो उन लोगों को आप लोग चाहे तो बगान में सहजन भी लगा सकते हैं, सहजन के पत्ते गिरेंगे उसे खाएंगे। और घर में आप लोग 2 इंच जैसे गड्ढा करके उसमें आप लोग अजोला उगा सकते हैं और अजोला का पत्ता वो 22 से 25% उसमें प्रोटीन पाया जाता है, जो कि बहुत ही आवश्यक होता है मुर्गी के ग्रोथ के लिए। तो ये सब को खिला करके, सही समय पर वैक्सीनेशन दे करके और जो भी उन लोगों का जो रख रखाव है उसको आगे चल करके 1 महीने के बाद उन लोगों को इतना जो फीड होता है उसका आवश्यकता नहीं होता है। देसी मुर्गियों को घर में ही आप लोग का थोड़ा सा चावल बच गया, थोड़ा सा अनाज का दाना बच गया, थोड़ा सा दाल बच गया, उसी सब को आप लोग घर के उपयोगी चीज़ को ही, खाद्य पदार्थों को ही उन लोग को खिला करके, आप लोगों को अलग से फीड की व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही जो बचा खुचा अनाज के दाने हैं उन्हीं से आप लोग उसको पाल पोस करके बड़ा कर सकते हैं। और फिर मुख्यतः यह 5 से 6 महीने में ये लोग अंडा देने की स्थिति में आ जाते हैं, तो उस समय फिर इन लोगों को मार्केट में लेयर फीड उपलब्ध है, तो वो भी आप लोग खिला सकते हैं, या फिर घर में ही आप लोग अनाज को मिक्स करके थोड़ा जैसे कि प्रोटीन का रेशियो हो गया तो उसमें दलहनी डाल दिए, फैट के लिए उसमें खल्ली थोड़ा सा मिला दिए और अनाज कार्बोहाइड्रेट उसको उसका दर्रा बना करके मिला करके आप लोग घर में भी लेयर फीड बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं और उसको लेयर फीड दें और फिर आप लोग अंडे का जो उत्पादन है उसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप लोग मुर्गी से अंडा प्राप्त करने का रेशियो बढ़ा सकते हैं और आमदनी का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। तो किसान भाई बहन मन बताओ, ये दुयो जानकारी रौरे कैसे लागलक? बेस जानकारी है नहीं तो देखो कह कर मतलब है कि अगर इस जानकारी कोई रौठिन है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा
केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और पिन कोड संख्या है 834001। रौरेमन से इजाज़त लेवे के आगे एगो और जानकारी देवे के है कि बहुत किसान भाई बहन मन कहे ना कि देखो रौरे का जी कार्यक्रम है, फलना दिन कर हम देखे नहीं पारली, छूट गलक, हमके नुकसान हो जाए। तो किसान भाई बहन मन परेशानी कर बात न खे। रौरे मन अपन मोबाइल के यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में जाके देख सकीला और जानकारी के पाई सकीला। तो आज इजाज़त दो, मकील एहे दिना और एहे बेरा रौरे मन से और जानकारी लेके आवब। तब तक इजाज़त दो, नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।